हेलो बच्चों, आइए आज की इस वीडियो में हम लोग जो है गाउस प्रमेय का दूसरा अनुप्रयोग पढ़ेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग जो है गाउस प्रमेय का पहला अनुप्रयोग जो होता है अनंत लंबाई के सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाले थे, और आज इसमें हम लोग जो है एक अनंत विस्तार की समतल आवेशित और चालक तार के निकट या चादर के निकट जो है किसके निकट, चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे, ई का मान निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है, यहाँ पे एक समतल चादर है जो अनंत विस्तार का है, बहुत ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, ये है समतल चादर। इस पर एक समान रूप से आवेश मान लीजिए फैले हुए हैं, एक समान रूप से आवेश क्या है, फैले हुए हैं। ठीक है, हमें गाउस प्रमेय लगा करके इसके निकट हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। उसके लिए क्या करते हैं, एक हम गाउसियन पृष्ठ, यहाँ पे गाउसियन पृष्ठ की रचना करते हैं। आप पढ़े भी हैं गाउसियन पृष्ठ की रचना कैसे करते हैं, तो चलिए गाउसियन पृष्ठ की हम एक रचना करते हैं। मान लीजिए कि गाउसियन पृष्ठ है, ये गाउसियन पृष्ठ यहाँ पे बना हमारे पास। ठीक है, उसी तरह से इधर भी एक गाउसियन पृष्ठ की रचना हुआ, ये मतलब एक ही है, आर पार निकल रहा है। ऐसे हम मान लेंगे कि जो गाउसियन पृष्ठ है इससे आर पार निकल रहा है। ठीक है ना, ये अच्छा यहाँ पर जो है ऐसे दस दिखा सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसका जो क्षेत्रफल है ये मान लीजिए कितना इसका क्षेत्रफल है, तो ए क्षेत्रफल मान लीजिए कितना क्षेत्रफल है। तो जब इसका क्षेत्रफल ए है तो भाई ये भी क्षेत्रफल ए होगा, ये भी क्षेत्रफल कितना होगा, ए होगा। अच्छा भाई ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे ये जो बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बन रहा है, यहाँ पर भी कैसा बन रहा है, बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ बन रहा है। ठीक है, ये जो आवेश होगा ना, ये आवेश इसके भीतर भी होगा, सब जगह पे आवेश एक समान रूप से वितरित होगा। कैसा होगा, एक समान रूप से वितरित होगा। तो अब देखिए क्या होगा, इस पृष्ठ को हम नाम दे सकते हैं गाउसियन पृष्ठ। क्या नाम दे सकते हैं, गाउसियन पृष्ठ। ठीक है ना, गाउसियन पृष्ठ। अच्छा, ये पृष्ठ क्या करेगा, अब इस पृष्ठ से ये जो विद्युत क्षेत्र रखा है, मतलब आवेश है ना, धनावेश, धनावेश क्या करता है, अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, वो जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं वो सब क्या होंगी, बाहर की तरफ गुजरेंगी, मतलब हमें विद्युत फ्लक्स मिलने वाला है। तो जो कुल फ्लक्स होगा उसी कुल फ्लक्स का मान निकाल करके हम समीकरण 1 निकालेंगे, और फिर गाउसियन पृष्ठ लगा करके हम समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। दोनों का तुलना करेंगे जैसे पहले किए थे, इसके ठीक पहले वाला जैसे किए थे वैसे ही यहाँ पर भी करना है। ठीक है, तो कोई अलग नहीं है, कोई हमारा अलग नहीं है। तो पहला वाला अगर तैयार है तो दूसरा वाला अपने आप तैयार हो जाएगा आपका। चलिए देखते हैं, यहाँ पे 3 पृष्ठ हैं। कितने पृष्ठ है हमारे पास, 3 पृष्ठ। देखिए कौन कौन सा, इसको मान लीजिए S1 पृष्ठ है, ये मान लीजिए S2 पृष्ठ है, और एक ये मिल रहा है वक्रकार पृष्ठ। ठीक है ना, ये एक ही मिल रहा है वक्रकार पृष्ठ, जिसको बोलते हैं S3 पृष्ठ, S3 पृष्ठ। अच्छा, अगर हम मान लीजिए S1 पे विद्युत फ्लक्स का मान निकालने की कोशिश करते हैं, ये जो पृष्ठ है, जो टोटल जो पृष्ठ है ये वाला, इस पृष्ठ से कितना फ्लक्स गुजर रहा है, अगर वो पता करना है तो हम क्या करेंगे, एक छोटे से बिंदु पर फ्लक्स का मान निकालेंगे और पूरे का समाकलन कर देंगे। उस पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स का मान निकल जाएगा। अगर आप विद्युत फ्लक्स पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं पता है तो आप हमारे चैनल पे देखिए, जाकर के मिल जाएगा विद्युत फ्लक्स का टॉपिक, उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक छोटा सा बिंदु मान लेते हैं, एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं डीए, एक छोटा सा अल्पांश मान लेते हैं क्या, डीए। ठीक है, एक छोटा सा अल्पांश मान लीजिए डीए। डीए की दिशा किधर होगी, यहाँ पे बाहर की तरफ होगी डीए की दिशा। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, वो भी बाहर की तरफ होगा। किधर होगा, बाहर की तरफ, ई बाहर की तरफ होगा। तो क्या होगा, इस पृष्ठ में विद्युत क्षेत्र की दिशा और वेक्टर डीए की दिशा दोनों क्या है, एक ही दिशा में है। जब दोनों एक ही दिशा में होंगे ना, तो वहां पे हमें फ्लक्स कुछ मिलेगा, क्योंकि वहां पे दोनों के बीच 0 डिग्री कोण बन रहा है। कितना डिग्री कोण बन रहा है, 0 डिग्री कोण बन रहा है। तो चलिए हम यहाँ पे फ्लक्स निकाल लेते हैं। तो S3 पर पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स निकालते हैं एक ही बार। कुल फ्लक्स का मतलब क्या, उस पृष्ठ से केवल S1 से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वो निकालना है। तो S1 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स हो जाएगा, मान लीजिए φ1 हो गया। कितना हो गया, φ1। ये φ1 किसके बराबर हो जाएगा, तो वेक्टर E इंटू वेक्टर DA। ये एक छोटे से खंड से हो गया, लेकिन जब कुल पृष्ठ से निकालने के लिए लगाएगा तो क्या कर देंगे, हम समाकलन कर देंगे। मतलब कि इस पूरे पार्ट से ये पूरे जो पार्ट है ना, यहाँ से यहाँ तक, इससे जो गुजरने वाला फ्लक्स का मान हो गया वो हमें पता चलेगा कितना, समाकलन इंटू वेक्टर DA, इंटू वेक्टर DA। अब समझिए इसके बीच कितने डिग्री कोण बन रहा है, वेक्टर इंटू DA के बीच। तो हम इसको DA cos थीटा के रूप में तोड़ सकते हैं। हाँ जी, तोड़ सकते हैं, क्योंकि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट cos थीटा होता है, cos 0 डिग्री होगा। अब हम क्या करेंगे, ये cos 0 का मान 1 होता है, तो गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें E इंटू DA मिलेगा। समाकलन किसके साथ लग जाएगा, DA के साथ। तो E इंटू समाकलन DA हो गया। समाकलन DA किसके बराबर होगा, तो समाकलन DA क्या है, तो एक छोटे से खंड का क्षेत्रफल है। एक छोटे से खंड का क्षेत्रफल कितना, DA।
तो अगर मान लीजिए इसमें छोटे छोटे खंड अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा, पूरा हमारा पृष्ठ क्षेत्रफल मिल जाएगा। मतलब इसका पूरे का क्षेत्रफल कितना है, ए है। ये समाकलन जो डी ए होगा ये यहाँ पे ए के बराबर हो जाएगा, तो ए इंटू ए मिलेगा। क्या हो जाएगा, ए इंटू ए मिलेगा। ये φ1 का मान हो गया। इसी तरह से अब हम φ2 का मान मतलब इस S2 पृष्ठ से भी निकालेंगे। तो यहाँ पर क्या मानेंगे, एक छोटा सा अल्पांश मानेंगे, एक छोटा सा अल्पांश मानेंगे डी। थोड़ा देख लेते हैं वीडियो दिख रहा है कि नहीं, साफ साफ क्लियर दिख रहा है कि नहीं। ठीक है, एकदम साफ दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब छोटा सा अल्पांश मान लिए डी। डी की दिशा क्या होगी, बाहर की तरफ होगी। ठीक है, दिखा दी, क्योंकि लंबवत होता है पृष्ठ की लंबवत। अच्छा, ये प्लस आवेश है, प्लस आवेश क्या करेंगे, बाहर की तरफ वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेंगे। इसकी दिशा भी उसी दिशा में होगी, दोनों एक ही दिशा में। जब दोनों एक ही दिशा में तो यहाँ पर भी कुछ फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि इनके बीच 0 डिग्री कोण बनता है। हमने फ्लक्स वाले में भी पढ़ा रखा विशेष स्थिति में कि जब वेक्टर ई और वेक्टर डी के बीच 0 डिग्री कोण बनता है तो वहां पे हमें फ्लक्स अधिकतम मिलता है। कैसा मिलता है, अधिकतम मिलता है। तो हम लिख देते हैं S2 पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स का मान, S2 पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बाबू, तो कुल जो वैद्युत फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा φ2 बराबर हो जाएगा समाकलन वेक्टर E इंटू वेक्टर डी। उतना ही होगा, वही फार्मूला लगेगा, कोई अलग फार्मूला नहीं लगने वाला है। अच्छा ठीक है भाई, ये क्या होगा, इसको भी तोड़ेंगे। वेक्टर E इंटू वेक्टर डी में, वेक्टर E इंटू वेक्टर डी cos थीटा में, cos थीटा का मान कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों होगा 0 डिग्री, क्योंकि दोनों क्या है, यहाँ पे देखिए वेक्टर E और वेक्टर E, वेक्टर डी और वेक्टर E क्या है, दोनों एक ही दिशा में। जब एक ही दिशा में तो थीटा का मान कितना मिलेगा, 0 डिग्री। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा भाई चलो आगे बढ़ते हैं। ये 0 डिग्री हो गया। 0 का मान कितना होता है, cos 0 का मान 1 होता है। तो ये हो जाएगा समाकलन E इंटू डी। अब समाकलन किसके साथ लगेगा, डी के साथ। तो E समाकलन डी हो जाएगा, E समाकलन डी। समाकलन डी का मतलब क्या, समाकलन डी का मतलब हो गया कि जो छोटा सा जो अल्पांश माने हैं, इसी तरह बहुत सारे इसमें अल्पांश है, अल्पांश है, अल्पांश है, अल्पांश है, अल्पांश है। इन सभी अल्पांशों को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। क्या मिलेगा हमें, ए मिलेगा। तो यहाँ पे समाकलन वेक्टर डी किसके बराबर हो जाएगा, ए के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, ए के। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वेक्टर ए मतलब ए इंटू ए, ए इंटू ए। ये φ2 का मान हो गया, दूसरे पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान हो गया। अब यहीं पे अगर S3 से निकाल दें, किससे निकाल दें, S3 से। चलिए देख लेते हैं। S3 पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो मान लीजिए φ3 हो गया। φ3 और कितना होगा, आइए समझ लेते हैं। पीछे आप भाई, पीछे समझेंगे। यहाँ पे S3 पृष्ठ कहाँ है, तो यही S3 है जी, यही S3 पृष्ठ है, वक्राकार पृष्ठ यही है। अच्छा भाई हमें क्या करना, फ्लक्स का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा अल्पांश मानेंगे। क्या मानेंगे, अल्पांश dA। क्या मान लीजिए, dA। क्षेत्रफल कितना इसका है, dA। दिशा किधर होगा, क्षेत्रफल की दिशा किधर होगा, बाहर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। लंबवत होता है, बाहर की तरफ होगा, नीचे की तरफ। नीचे मान लीजिए इसकी दिशा हो गया वेक्टर dA। अच्छा यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, तो प्लस आवेश इधर है भाई, इधर है ना, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगा, इस साइड में होगा। दूसरे कलर से बना देते हैं, इस साइड में वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगा, ऐसे इधर होगा वेक्टर E की दिशा। कितना डिग्री कोण बनेगा इनके बीच, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो तीसरा जो पृष्ठ है वहां पे अगर कोई अल्पांश लेते हैं तो वेक्टर dA के बीच और वेक्टर E के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो यहां से तीसरे पृष्ठ जो गुजरने वाला फ्लक्स का मान है वह शून्य हो जाएगा। नहीं पता है शून्य होगा कि होगा, डाउट लग रहा है आपको, अगर डाउट लग रहा है तो उसको हम आगे क्लियर कर लेते हैं। आइए वही नियम लगेगा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा यहाँ से, तो देखिए इस पूरे पृष्ठ से जो गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान होगा वह क्या होगा, वह वेक्टर E इंटू वेक्टर dA के गुणनफल के बराबर होगा, डॉट प्रोडक्ट के बराबर होगा। तो φ3 बराबर लिख सकते हैं कितना, φ3 बराबर लिख सकते हैं समाकलन वेक्टर E इंटू वेक्टर dA। फ्लक्स निकालना यही फार्मूला होता है फ्लक्स का। ठीक है भाई, क्या हो जाएगा, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम बाहर निकालेंगे। बाहर निकालने का मतलब तोड़ेंगे इसको, dA cos थीटा में, ये cos 90 डिग्री हो जाएगा। 90 डिग्री बनाना है ना, cos 90 का मान कितना होता है, 0। ये हो गया 0, आपको हो गया φ3 का मान 0। φ3 का वैल्यू कितना हो गया, 0। अच्छा अब कुल कितना पृष्ठ था, तो भाई कुल 3 पृष्ठ थे। तीनों से हमने फ्लक्स निकाला, पहले से निकाला इतना मिला, दूसरे से निकाला फिर भी उतना ही मिला, तीसरे से निकाला 0 मिला। देखिए
भाई ये मिल रहा है, ये 0 मिला है, कुल कितना फ्लक्स हो गया? तो हम लिख सकते हैं कुल फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा बाबू? तो कुल फ्लक्स हो जाएगा, मान लीजिए फाई ई, अब फाई ई बराबर हो गया फाई 1, हो गया फाई 2, हो गया फाई 3, इसका वैल्यू है ई ए, इसका वैल्यू है ई ए, इसका वैल्यू है 0 मतलब 0। ई ए और ई ए मिलकर हो जाएगा 2 ई ए हो जाएगा। हाँ भाई 2 ई ए होगा। ये फ्लक्स का मान हो गया, कितना हो गया? फ्लक्स का मान हो गया। थोड़ा नीचे लिखते हैं और इसको समीकरण 1 मानते हैं। फाई ई बराबर हो जाएगा 2 ई ए, ये समीकरण 1 हो गया। हमने वैद्युत फ्लक्स का जो नियम होता है उसकी सहायता से हमने समीकरण 1 प्राप्त किया। अब समझिएगा ध्यान से, इस पृष्ठ से ये जो पृष्ठ है इससे कुल कितना फ्लक्स गुजर रहा है? तो भाई इस वाले और ये जो है गाउसियन पृष्ठ है, जो वक्राकार पृष्ठ है, इन सबसे मिलाकर जो कुल फ्लक्स गुजर रहा है, वो जो कुल फ्लक्स का वैल्यू है वो हमारा है 2EA। कितना है? 2EA, ये इतना है। अच्छा, अब यही जो फ्लक्स होता है ये गाउसियन पृष्ठ में कहता है कि जो कुल फ्लक्स का जो मान होता है, जो कुल फ्लक्स का मान होता है, वह फ्लक्स जो है उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। मतलब कि जो गाउसियन पृष्ठ के अंदर जो गाउसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स का मान फाई ई, वह बराबर किसके होता है? तो इस पृष्ठ से घिरे हुए, मतलब इस पृष्ठ से जितना आवेश घिरा होगा उसका जो है 1/ε गुना। तो हम क्या करेंगे? घेरे हुए आवेश का मान निकालेंगे, घेरे हुए आवेश का मान निकालेंगे। उसका मान निकालने के लिए देखिए क्या करते हैं हम लोग। भाई यहाँ पे आ जाइए, पीछे आ जाइए फिगर में, ये ना जी। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व, यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई दोनों में आवेश वितरित है, तो यहाँ पे पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर होता है Q/A। सिग्मा बराबर क्या होता है? Q/A। तो पृष्ठीय आवेश घनत्व है, तो यहाँ पर जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व, तो एक Q का मान निकालना है तो A को यहाँ पे देंगे, A को यहाँ पे देंगे, तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A, Q बराबर हो जाएगा सिग्मा A। ठीक है, तो आइए यही पे लगा देते हैं। गॉस प्रमेय से कलर चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। गॉस प्रमेय से हम जानते हैं कि फाई ई बराबर Q/ε0 होता है। अच्छा, Q क्या है? आवेश है। Q घिरा हुआ आवेश है, मतलब परिबद्ध आवेश है, गाउसियन पृष्ठ से घिरा हुआ आवेश। उस आवेश का मान दिया नहीं है, हमें निकालना पड़ेगा। तो हम लिख देते हैं कि यहाँ जो है पृष्ठीय आवेश घनत्व है, पृष्ठीय आवेश घनत्व है। जब पृष्ठीय आवेश घनत्व है, ये घनत्व है, ठीक है ना। जब पृष्ठीय आवेश घनत्व है तो सिग्मा बराबर होता है Q/A। तो A बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा को यहाँ भी देंगे, तो इसके आगे लिख सकते हैं Q बराबर सिग्मा इंटू A, Q बराबर सिग्मा इंटू A। यही मान कहाँ रख देते हैं? गाउसियन पृष्ठ में, यहाँ पर रख देते हैं गाउसियन प्रमेय में। तो Q का मान गॉस प्रमेय में रखने पर, गॉस प्रमेय में रखने पर तो क्या मिलेगा? फाई ई बराबर, देखिए क्या मिलेगा? फाई ई बराबर Q का मान कितना है? Q का मान है सिग्मा ए बटे नीचे कितना है? ε0। ये समीकरण 2 हो जाएगा हमारा। समीकरण 1 निकाले हुए हैं, ये देखिए समीकरण 2 यहाँ पे है। फाई ई बराबर इतना मिल रहा है, फाई ई बराबर इतना मिल रहा है, तो अब क्या होगा? समीकरण 1 और 2 से दोनों आपस में बराबर होगा, तो लिख सकते हैं समीकरण 1 और समीकरण 2 से क्या होगा? दोनों बराबर होगा, मतलब कि 2EA जो है वह बराबर हो जाएगा सिग्मा A/ε0 के, सिग्मा A/ε0 के। A से A कट जाएगा, 2 इधर भेज देंगे तो E बराबर मिल जाएगा हमारा सिग्मा/2ε0, E बराबर सिग्मा/2ε0। तो किसी जो है बड़ा बदमाश है जी, ये मान लीजिए ये E बराबर सिग्मा/2ε0, ये फार्मूला हो गया एक समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का। ठीक है,
सिग्मा बट्टे 2 एप्सिलॉन नॉट, मतलब कि ये दूरी पर निर्भर नहीं करता है। समतल चादर से कितनी दूरी पर निकालना है उस पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पर निर्भर करता है, तो ये जो है पृष्ठावेश घनत्व पर निर्भर करता है, पृष्ठावेश घनत्व पर निर्भर करता है। ठीक है, आइए देखते हैं फिगर में। ये ना जी, ये ना है समतल चादर के निकट। मान लीजिए इससे हमें r दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु था P, जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना था। तो r के मान तो है ही नहीं, इसमें फार्मूला में तो कहीं r है ही नहीं। देखिए तो लास्ट वाला जो फार्मूला मिला इसमें r है क्या, इसमें r है क्या, r है ही नहीं। तो भाई r के मान पर निर्भर नहीं करता। मतलब कहने का मतलब है कि एक अनंत विस्तार का समतल चालक होगा, मतलब अचालक होगा, तो उसके निकट अगर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो कितनी दूरी पर निकालना है उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। भाई नजदीक निकाल लीजिए चाहे दूर निकाल लीजिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतना ही होगा, एक ही बराबर होगा। ठीक है, समान होगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका ई का जो मान है वह दूरी पर निर्भर नहीं करता है। ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको याद रखना है, बहुत महत्वपूर्ण है। हमने क्या किया है, वैद्युत फ्लक्स की सहायता से कुल फ्लक्स का मान निकाले हैं और उसके बाद से क्या किए हैं, उसके बाद से गाउसियन परिमेय लगा दिए हैं। जो गाउसियन परिमेय होता है वो फाई ई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट होता है। क्यू का मान रख दिए हैं, मिल गया हमारा फार्मूला, एक और दूसरे तुलना करके। तो ये काम करना है, इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये।